गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th के इतिहास के अंतर्गत अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना। इसका हम क्या करने वाले हैं, आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं हम ये भारतीय गणतंत्र की स्थापना के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड यह समझ चुका था कि अब भारत में उसका राज नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री इटली को 1946 ईस्वी में घोषणा करना पड़ा कि वे जल्द ही भारत छोड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विचार किया। उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में यह कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसे क्या कहा गया, इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अब हम क्या अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, इस प्रकार वायसराय लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में बनी। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर 1946 ईस्वी में अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था। अब देखिए, लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्या थी। तो मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही क्या था, भारत का विभाजन नहीं चाहती थी। किंतु लीग अपनी मांग पर जोर देने लगी। वह पहले अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं हुई थी, मगर बाद में शामिल होकर उसके कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। अब देखिए, मंत्रिमंडल की कार्यवाही में बाधा पड़ने से क्या असर पड़ा होगा। तो देखिए है कि लीग की सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक है, तो देखिए, अब मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान चाहने लगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया। तो देखिए, चलिए आप एक क्वेश्चन बनाते हैं कि हम सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण बंगाल, बिहार, बम्बई आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों से हिंदू मुस्लिम में भयंकर मारकाट मच गई। इन दंगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में बहुत से लोग मारे गए और लाखों लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। परंतु इस समय छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का दंगा प्रसाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित थी, जो यहाँ की जनता के भाईचारा का क्या था, प्रतीक था। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगों से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और शांति स्थापना के लिए प्रयास किया। अब इसी में एक और योजना था, तो वो क्या था, माउंटबेटन योजना। तो देखिए, माउंटबेटन योजना क्या थी। तो अराजकता के ऐसे वातावरण में मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन एक नए वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने दोनों संप्रदायों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र, कौन कौन सा था वो, तो भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत की। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत देखिए, भारत का विभाजन समझते हैं अब हम। तो देखिए, भारत का विभाजन, तो कांग्रेस शुरू से ही भारत की एकता और अखंडता चाहती थी, मगर उसने हिंदू मुस्लिम के आपसी झगड़े का अंत करने के लिए भारत विभाजन को न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का पृथक राष्ट्र बना। तो देखिए, पाकिस्तान का पृथक राष्ट्र कैसे कैसे बना, तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर। ठीक, तो देखिए, अखंड भारत का विभाजन भारतीयों के लिए अत्यंत दुखद घटना थी। तो विभाजन के बाद भी विभिन्न स्थानों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, विशेषकर पंजाब और बंगाल में। ये दंगे अविश्वास का वातावरण बनाते हैं, इनसे धन और जन की हानि होती है। ये समाज के विकास में बाधक होते हैं, इसलिए विभिन्न धर्मों के लोगों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, भारत विभाजन से कई आर्थिक समस्या भी पैदा हुई। तो वो क्या था, तो जूट और सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, मगर जूट और कपास उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। इसे जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। गेहूं, चावल और सिंचाई के अधिकांश क्षेत्र
पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। इसे कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा, मतलब कुछ न कुछ जनधन की हानि भी हुई। अब इसी में समझते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया। इसमें व्यवस्था थी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों का रूप ग्रहण करेंगे। इसके बाद उन पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब देखिए स्वतंत्रता की घोषणा। तो इस तरह 14 अगस्त की आधी रात के बाद जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी की तारीख शुरू हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा, भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। संपूर्ण देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तत्कालीन खाद्य मंत्री R.K. पाटिल ने तिरंगा झंडा फहराया। इस प्रकार नए भारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में दूसरा था आपका क्या, तो देसी रियासतों रजवाड़ों का विलय। तो स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक कार्य थे। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। तो 1947 में अंग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों के अलावा करीब 550 से ज़्यादा स्वतंत्र देसी रियासतें थी जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था। तो स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएगी। यह निर्णय उनके हाथ में था कि वे स्वतंत्र रहेगी अथवा भारत या पाकिस्तान में ही किसी एक के साथ रहेगी। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए देसी रियासतों के विलय का कार्य तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और सरदार पटेल छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 ईस्वी में नागपुर भी आए। उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत में विलय हो गया। तो वो कौन कौन सा था, तो कवर्धा, शक्ति, छुई खदान का विलय वहाँ के जन आंदोलन के बाद हुआ। इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 देसी रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्रता पूर्व ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय शेष था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम जूनागढ़ का विलय। तो जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी सी ज्ञाति रियासत थी। वहाँ का नवाब कौन था, तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव के कारण नवाब पाकिस्तान भाग गया। इस प्रकार फरवरी 1948 ईस्वी में जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। अब दूसरा क्या था, तो कश्मीर का विलय। तो कश्मीर के विलय में कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, परंतु वहाँ की जनता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में भी विलय की मांग कर रही थी। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सैनिकों की मदद से उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। ठीक है, अब तीसरा क्या था, तो देखिए पहले हम समझ लिए किसका, जूनागढ़ का विलय, दूसरा समझ लिए कश्मीर का विलय। अब तीसरा समझते हैं हम हैदराबाद का विलय। ठीक है, अब हैदराबाद का विलय में क्या था, तो हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहना चाहता था, परंतु वहाँ की जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारत में विलय की मांग कर रही थी। ठीक है, इसी मांग को दबाने के लिए निजाम द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किए गए। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निजाम के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई और हैदराबाद रियासत भारत में ही विलीन हो गई। ठीक, अब देखिए तीसरा समझते हैं। अब इसी में क्या, हम नए संविधान का निर्माण। अब हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत समझ लिया, देसी रियासतों और रजवाड़ों का विलय समझ लिया। अब इसी में समझते हैं हम नए संविधान का निर्माण। तो नए संविधान के निर्माण के अंतर्गत
संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतरिम रूप प्रदान किया गया, मगर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इससे तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता, समाधान, बंधुत्व, मानवता और लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार किया था। इन्हें हमारे संविधान में महत्व दिया गया। हमारे संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। ठीक है। तो हमारे संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में आप नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने क्या समझा आज, भारतीय गणतंत्र की स्थापना के अंतर्गत अंतरिम सरकार की स्थापना, लिंग की सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। भारत का विभाजन कब हुआ। ठीक है। फिर साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देशी रियासतों और रजवाड़ों का विलय, जिसके अंतर्गत हमने समझा जूनागढ़ का विलय, कश्मीर का विलय और हैदराबाद का विलय। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया है नए संविधान का निर्माण। ठीक है।